हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारे जो सफ़र है ये वो 2016 सी सेट तक पहुंच चुके हैं 2024 से शुरू करके, और 10 इयर्स कंप्लीट करने वाले हैं अपन 2025 के पेपर की प्रिपरेशन के लिए। और हमने जो सफ़र साथ में शुरू किया था, बहुत सारे हमने चैप्टर्स पढ़े डिटेल्स में, और दो अभी भी कई सारे चैप्टर्स बचे हैं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग मैंने जितनी बेस्ट पॉसिबल कोशिश हो सकती थी वो मैंने आपके लिए की। अब इसका बचता है पैसेज बेस्ड का। तो मेरे जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड है डायरेक्टली, मैं उनसे ही बोल रहा हूँ कि जो पैसेज है वो नेक्स्ट 5 डेज में पैसेज कंप्लीट करा दूंगा पूरे 10 इयर्स का। थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी मेरे को, अपने एंड से थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। जहाँ कहीं भी डाउट हो तुरंत भेजिए उसको, पहले उसी क्वेश्चन को ले लूँगा। ठीक है, चलते हैं फिर, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से ज़्यादा है इसमें। 2016 में बहुत सारे लॉजिकल पार्ट के क्वेश्चन थे, अपन उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे जो डिफरेंट चैनल्स हैं, एक तो पॉडकास्ट के लिए डायरेक्टली प्री अड्डा, और एक जो बायोलॉजी आता है हमारा प्री अड्डा 9th-10th पे, ये दो डिफरेंट चैनल है। अगर आपको लगे तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें इसको। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, लिखा है क्या, A8 ग्रैप्स। बेसिकली आपका ये डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला है कि देखो ये A एक पर्सन है और वो ग्रैप्स भी खाता है और पाइनएप्पल भी खाता है। ठीक है, और B8 ग्रैप्स एंड ऑरेंज। ए और बी में कॉमन क्या हो गया, ग्रैप्स हो गया। ठीक है, C8 ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड एप्पल। अच्छा, अब देखो, अब अगर ए और सी की बात करें तो पाइनएप्पल कॉमन है, बट बी और सी की बात करें तो कौन सा एप्पल हो गया, कौन सा कॉमन हो गया, ऑरेंज कॉमन हो गया। D8 ग्रैप्स, एप्पल एंड पाइनएप्पल, सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। एक दो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली उस पर चल लेते हैं। आफ्टर टेकिंग फ्रूट्स बी एंड सी फेल सिक। तो हमें देखना पड़ेगा कि बी और सी में कॉमन कौन सा है। हमने देखा कि भाई बी के पास ग्रैप्स है और ऑरेंज है, और सी के पास ऑरेंज है, पाइनएप्पल है और एप्पल है। हमें दिख रहा है कि ऑरेंज है, डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए। बी और सी क्या खा के बीमार हो गया, ऑरेंज खा के। साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि क्या जो ए और डी है उसने ऑरेंज खाए हैं। हमने देखा कि नहीं, ए ने तो नहीं खाया है, डी ने भी नहीं खाया है, सो द रीजन is orange. It can be said the cause of sickness was orange. ठीक है, बहुत सिंपल है। जब कभी डिसीजन मेकिंग का ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो मैंने ये जो ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ मैंने बनाया नहीं, मैंने डायरेक्टली कर दिया। आप ही चाहो तो बेटा डायरेक्टली कर सकते हो, एक एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेट कर लीजिएगा। क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री। बाप रे, बढ़ रहा है। बाप रे क्या ही करूं, बढ़ के तो अपन कहाँ पहुंच चुके हैं, 150 तक पहुंच चुके हैं। 150 नंबर नहीं, लाख नहीं, करोड़। आगे चल लेते हैं। द डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर, और ये डेथ रेट डिक्लाइनिंग है, मतलब अब जो डेथ हो रही है उसकी कंडीशन थोड़ी कम होती जा रही है इन द कंट्री कंपेयर टू बर्थ रेट के हिसाब से, है ना। तो बर्थ रेट ऐसा मान लेते हैं कि घट रहा हो, 1 मिनट को अज्यूम कर लो, और डेथ रेट भी घट रहा हो, लेकिन जो डेथ रेट के घटने की जो स्पीड है वो ज़्यादा है। मतलब ऐसा मान लो कि पहले 100 बच्चा पैदा होता था, 100 लोग मरते थे। अब 100 से 90 बच्चे पैदा होने शुरू हो गए हैं, लेकिन जो मरने का रेट है ना वो और कम हो गया, वो 80 मरने लगे हैं। मतलब गैप 10 का है, मतलब बर्थ रेट का जो पॉजिटिव है अभी भी। द बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर इन द कंट्री कंपेयर टू डेथ रेट, एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन इज टेकिंग प्लेस रेगुलरली इन द कंट्री। ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन मे बी ट्रू इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट्स। अच्छा, इसका मतलब इन चारों को 100% करेक्ट कंसीडर करना है, एंड देन यहाँ डिसाइड करना है कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है। लेट्स सी क्या लिखा है, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन, बिल्कुल भी नहीं। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू डिक्लाइनिंग इन डेथ रेट ओनली, ओनली लिख दिया इसलिए गड़बड़ हो गया। कंपैरिजन बर्थ रेट से देना पड़ेगा इसका, क्योंकि ऊपर फैक्ट्स में गिवन है। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग इन बर्थ रेट ओनली, फिर से एलिमिनेशन। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू फास्टर डिक्लाइन इन डेथ रेट, है ना। ये भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का पार्ट है, बहुत ही ट्रिकी होता है, ज़्यादातर टाइम बच्चे इसमें फंस जाते हैं। बट मैं आपसे एक सजेशन देता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है उसको 100% करेक्ट कंसीडर करना है आपको, और इसमें कोई चीज़ नहीं, भले नॉर्मल डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ से ये चेंज होता हो, लेकिन यहाँ जो गिवन है उसको 100% करेक्ट कंसीडर करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड इन दिस विच वन इज 100%।
राइट। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। ये क्वेश्चन मैंने जो आपके सेट ए में है सी सेट के उस पैटर्न से ले रखा है, तो कहीं 7, 8, 9 फिर बहुत बड़ा नंबर गैप आएगा 15, 20 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है? अ पर्सन एक्स वॉज ड्राइविंग इन अ प्लेस वेयर ऑल रोड्स रैन ईदर नॉर्थ साउथ, अच्छा मतलब ऐसा, और ईस्ट वेस्ट ऐसा, मतलब आपके रोड की कंडीशन दो ही होगी, या तो रोड की ये पोजीशन होगी या रोड की ये पोजीशन होगी। डन, ठीक है। रोड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर इन अ, अच्छा पैरेलल की जहां पर बात कर ली उनके बीच में 1 किलोमीटर का डिफरेंस होगा ऐसा। He started at the intersection of two roads, drove 3 किलोमीटर नॉर्थ। चलो मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इंटरसेक्शन है और यहाँ से वो 3 किलोमीटर नॉर्थ चल जाता है, तो चला लेते हैं। पर्सन का नाम क्या है? एक्स। डन। नॉर्थ इन अ पैरेलल 3 किलोमीटर नॉर्थ, देन 3 किलोमीटर वेस्ट, अच्छा साथ में ही गिवन है, देन 3 किलोमीटर वेस्ट एंड देन 4 किलोमीटर साउथ। क्वाड्रिलेटरल कन्फिग्रेशन बन जाता कब? जब ये 1 किलोमीटर और होता है ना, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? विच फर्दर रूट कुड ब्रिंग हिम बैक टू विच स्टार्ट। ओ मतलब सिंपल समझो, ऐसा है, क्या कह रहा है, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है और यहाँ पर एंड किया है, तो ये जो पहुँचने का रास्ता ये कैसा हो जाएगा? आपको पहले 3 किलोमीटर ईस्ट चलना पड़ेगा, देन 1 किलोमीटर नॉर्थ चलना पड़ेगा। है क्या कहीं पर 3 किलोमीटर ईस्ट एंड 1 किलोमीटर नॉर्थ? आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल था, डेटा इतना टफ दे रखा था, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भारी कुछ कर दिया हो, और यही सी सेट की खूबसूरती है। क्वेश्चन नंबर 10, consider the following statement, we shall go either for a picnic or for trekking। हमें जाना चाहिए किसके लिए? या तो पिकनिक के लिए या फिर किसके लिए? ट्रैकिंग के लिए। क्या नेगेटिव बात की गई है? नहीं। क्या किया गया? सिर्फ पॉजिटिव। किस चीज़ के लिए? जाने के लिए। ऑलराइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड, ओ तो आपसे कह रहा है कि आउट ऑफ दीज 4 कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर जो ऑप्शन स्टेटमेंट में गिवन है उसके कंपैरिजन में जो नीचे वाला आंसर है वो रॉन्ग लग रहा है? ऐसा किस में? ऐसा लगा किस में? वी गो फॉर पिकनिक बट नॉट फॉर ट्रैकिंग। नहीं भाई, इधर लगा रखा है या तो ये या तो वो, 100% गारंटी दोनों में से किसी की नहीं है। एक्टिविटी सच एज पिकनिक एंड ट्रैकिंग आर इनकरेज, इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई है। और सुनो, बहुत सिंपल सा, आपको अपने एंड से कितनी भी सच्चाई लगती हो, कितना भी लगता हो कि नहीं दिस इज द सी ट्रूथ, दिस इज द एक्चुअल थिंग, कंसीडर नहीं करना। जो यहाँ गिवन है वही सच है, और जितना गिवन है उतना ही सच है, एक्स्ट्रा भी कंसीडर नहीं करना आपको। वी गो फॉर ट्रैकिंग एंड नॉट फॉर पिकनिक, बिल्कुल भी नहीं, तो बचा कौन सा? यही हो जाएगा। वी डू नॉट गो ईदर फॉर पिकनिक और फॉर ट्रैकिंग, ये ऊपर वाले के एग्जैक्टली अपोजिट है, इसलिए ये फॉल्सिफाई करता है। डन। चलो, जहाँ एक जगह पॉजिटिव बात कर दी वही दूसरी जगह नेगेटिव बात कर दी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देर आर 50 फैकल्टी कंप्राइजिंग 30 मेल्स। अच्छा, आउट ऑफ 50 30 क्या है? मेल है। अच्छा 30 मेल है तो 20 क्या है? फीमेल है। एंड द रेस्ट आर फीमेल। नो मेल फैकल्टी मेंबर्स न्यू म्यूजिक। अच्छा, ये जितने भी मेल है इन सबको म्यूजिक की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मेनी ऑफ द फीमेल फैकल्टी मेंबर्स डिड। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इस में से मेनी को फिलहाल मैं अभी सम कर देता हूँ। सम को म्यूजिक पता है, लेकिन मेक श्योर नॉट 100%। टोटल 20 को नहीं पता, कुछ को पता है। मेनी फिलहाल हो सकता है 8 को, 10 को, 12 को, 18 को, सबको नहीं पता है। ठीक है। मेनी ऑफ द फीमेल। द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन्वाइटेड 6 फैकल्टी मेंबर फॉर अ टी पार्टी। ओके, 6 लोगों को बुला लिया, मेल और फीमेल दोनों रहे होंगे उसमें। एट द पार्टी इट वॉज डिस्कवर दैट नो मेंबर न्यू म्यूजिक। अच्छा, कोई भी म्यूजिक नहीं जानता है। डन। एट द पार्टी इट वॉज डिस्कवर्ड दैट नो म्यूजिक। ठीक है, कोई नहीं जानता, इसका मतलब इस 30 में से तो पक्का ही कुछ रहे होंगे, 100% श्योर। बट कितने? 1 2 3 4 5 6, कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ को ही पता है, कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा, मतलब उसमें से भी कुछ हो सकते हैं। तो क्या हम ये पता कर पाएंगे कितने मेल और कितने फीमेल है? बिल्कुल भी नहीं। क्या लिखा है?
बिल्कुल भी पता नहीं कर पाएंगे। द कंक्लूजन इज दैट द पार्टी कंप्राइज्ड मेल फैकल्टी मेंबर्स ओनली, ये तो 100% गलत है। द पार्टी कंप्राइज्ड ओनली दोज फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हु कुड नॉट गिव रेंडरिंग इन म्यूजिक, नहीं बता सकते। द पार्टी कंप्राइज्ड बोथ मेल एंड फीमेल फैकल्टी मेंबर्स, ये भी नहीं कह सकते, हो सकता है सारे मेल ही रहे हों। नथिंग कैन बी सेड अबाउट द जेंडर कंपोजिशन ऑफ द पार्टी, यस बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता है कि मेल ही थे, फीमेल ही थे, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, वी आर नॉट श्योर इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के। और फिर से वही, आप अगर श्योर नहीं हो तो श्योरिटी से इंफॉर्मेशन दो भी मत, जितना पता सिर्फ उतना बताना है अपने को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 5 person ABCD are seated about a round table, every chair, राउंड टेबल मतलब आपको 5 पर्सन की अरेंजमेंट कुछ ऐसी करनी पड़ेगी। C is seated next to A, मैं आपको इजीली समझ जाए इसके लिए दो कन्फिग्रेशन बना देता हूँ। C नेक्स्ट टू A है, मतलब C और A की ये पोजीशन पॉसिबल है और C और A की ये भी पोजीशन, क्योंकि नेक्स्ट में लेफ्ट और राइट की इंफॉर्मेशन तो दी ही नहीं गई है, दोनों अज्यूम करना पड़ेगा आपको, है ना। A is seated 2 seat from D, अच्छा A 2 seat from D है ना, from D, तो आप अगर इधर से कंसीडर करोगे तो ये D की पोजीशन है और इस साइड से कंसीडर करोगे तो ये डी की पोजीशन काउंटिंग करते हुए 2, इसमें एक ही पोजीशन से काउंट करोगे तो ये डी की पोजीशन और यहाँ से करोगे तो ये डी की पोजीशन, बट अपन 100% श्योर नहीं है, लेट्स चेक इट आउट, डन। अच्छा अब आगे क्या कह रहा है, B is not seated next to A on the basis of above information, अच्छा और B जो है वो A का पड़ोसी नहीं है, तो एक चीज़ क्लियर इन्होंने बोला है क्या कि B इस पोजीशन पर तो पॉसिबल नहीं है, इस पोजीशन पर B पॉसिबल है, क्या इतनी इंफॉर्मेशन ही यहाँ है, ठीक है। एक बार दोबारा रीड कर लो, C is seated next to A, डन, दोनों में ही हमने अरेंज कर दिया। A is seated 2 seats from D, D से 2 सीट्स पे, मतलब एक बीच में गैप लेना पड़ेगा, एंड B is not seated नेक्स्ट टू A, B और A पड़ोसी नहीं है ऑन द बेसिस। अब अपने को इतनी इन्फॉर्मेशन में मैं पहले यहाँ पुट कर देता हूँ कि बेटा D की पॉसिबिलिटी यहाँ और यहाँ पे कहीं भी पॉसिबल है, D की पॉसिबिलिटी यहाँ और यहाँ कहीं भी पॉसिबल है, अच्छा D के साथ साथ B यहाँ और यहाँ कहीं भी पॉसिबल है, सेम एज B और यहाँ पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि B इधर पॉसिबल नहीं है तो इधर 100%। अच्छा बता कौन सा E की पोजीशन 100% श्योर यहाँ और यहाँ पर डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा, डन। चलो चेकआउट करते हैं। D इज सीटेड नेक्स्ट टू B, कह रहा है कि D और B नेक्स्ट है, ये तो 100% करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट ही होगा चाहे वो लेफ्ट में बैठे या राइट में, D इधर तो B इधर और D इधर तो B इधर, दोनों में सेम कंडीशन है, ऑलराइट। E इज सीटेड, क्या लिखा है, E इज सीटेड नेक्स्ट टू A, क्या E A का पड़ोसी हो सकता है, E A का पड़ोसी, यस in both the condition. D and C are separated by 2 seats, D और C सेपरेटेड, इसकी 100% गारंटी नहीं ले सकते, D और C यहाँ पर है तो एक का भी गैप नहीं है और D और C यहाँ है तो एक ही से सेपरेटेड है, मतलब अपन 100% गारंटी नहीं ले सकते हैं, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सुनो, जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सी सेट में गिवन होते हैं, इन्फॉर्मेशन थोड़े कम दिए गए रहते हैं और ज़्यादातर इधर और का कॉन्सेप्ट ही जनरेट हो जाता है क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा, और प्रॉपर सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका यूज़ करके डायरेक्टली डील आउट कर लीजिए, ईजी हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है, देयर आर 5 हॉबी क्लब, ठीक है भाई तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, कितने 5, फोटोग्राफी, यचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग, इतने सारे 5 डिफरेंट चीज़ें हैं। द गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे, कब मिलता है, एवरी सेकेंड डे। द इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स मीट्स एवरी थर्ड डे। द चेस ग्रुप मीट्स एवरी फोर्थ डे एंड द यचिंग ग्रुप मीट्स एवरी फिफ्थ डे और लास्ट 6th डे, ऑलराइट। How many times do all the 5 groups meet on the same day within 180 days? क्या करना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा LCM निकाल के देख लो। अच्छा अगर इसका LCM आप निकालने चलो तो 1 3 2 5 3, फिर और निकाल दो, यहाँ से निकालो 3
1 1 2, अब क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 5 60, मतलब ये कि 60 डेज के बाद उसका मुलाकात तय है होना। अच्छा टोटल कितने डेज हैं 180। अब अगर 180 को 60 से डिवाइड कर दे तो आप कैलकुलेशन में अच्छे हो, आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, हमने इसको कर दिया सॉल्व। ठीक है आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, यस देयर आर सम नेक्टर फील्ड फ्लावर्स ऑन अ ट्री एंड सम बीज आर हॉवरिंग। ये मैथ्स वाले से ही सॉल्व कराएंगे। हाँ क्या लिखा है, मैथ्स में अपना डब्बा थोड़ा गुल है, थोड़ा सस्ता आदमी हूँ मैं अगर मैथ्स की बात करूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं आती है। There are 5% in group PQRST. The group has one doctor, one lawyer and one artist. Make sure कितने होने चाहिए, डॉक्टर भी वन, लॉयर भी वन और आर्टिस्ट भी वन होने चाहिए। डन। P and S are unmarried student. लो भैया P and S दोनों unmarried स्टूडेंट है, बट मेल या फीमेल ये नहीं पता। क्या लिखा है, T is a man married to one of the group members. अच्छा T एक मैन है जो मैरिड है एक ग्रुप मेंबर से। अच्छा किससे हो सकता है, P और S तो अनमैरिड है, T की खुद की है, तो हमारे पास बचा कौन, हमारे पास इधर Q और R दोनों में से कोई एक इसमें आएगा, कौन आएगा देख लेंगे आगे। अब क्या लिखा है, Q इज द ब्रदर ऑफ P। अब लो Q को क्या बोल दिया इन्होंने, ब्रदर बोल दिया, तो Q को यहाँ पुट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कौन पुट हो जाएगा R। अच्छा Q इज ब्रदर ऑफ P एंड इज नीदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट। Q ब्रदर है किसका, P का। लो इसमें से Q को मैंने ब्रदर बना दिया किसका, P का, और उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दी क्या, Q इज ब्रदर P एंड इज नीदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट। ये ना तो डॉक्टर है और ना ही आर्टिस्ट है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। अब देख लो क्या हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, P एंड S अनमैरिड है, स्टूडेंट है P और S, तो इसके आगे भी स्टूडेंट लिख देते हैं और इसके आगे भी स्टूडेंट लिख देते हैं। अच्छा Q डॉक्टर और आर्टिस्ट नहीं है, इसका मतलब डॉक्टर और आर्टिस्ट इन दोनों में से किसी एक के पास जाएगा, इधर डॉक्टर और आर्टिस्ट में एक बार दोबारा पढ़ लूँगा, इसका मतलब इसके लिए बचा कौन सा, इसके लिए लॉयर तो बच गया ना। ठीक है अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, T और R में से कोई एक, मतलब मैंने कुछ, अच्छा एक इन्फॉर्मेशन यहाँ तो गिवन है, R इज़ नॉट अ डॉक्टर, R डॉक्टर नहीं है, तो कौन हो गया डॉक्टर, T हो गया भैया, ये ले लो, सिंपल है थोड़ा सा। अच्छा अब आज एक मीटिंग थी हमारे ऑफिस की, उसमें दिमाग में एक बात हिट कर गई, मैम जो हमारी डायरेक्टर उन्होंने बोला कि अगर पढ़ाते हुए आप मज़े नहीं ले रहे तो आप बच्चों को मज़े नहीं दिला पाओगे, और ये कहीं ना कहीं बड़ा सच सा लगा है। मैं देखता हूँ कई सारे टीचर्स जब क्लासरूम से निकल के आते हैं परेशान से रहते हैं एकदम, वो बात नहीं सुन रहा है, वो बातें कर रहा है, बच्चे आपस में लगे हुए हैं, चीखना पड़ रहा है। मेरे को ये समझ नहीं आता मैं किस मिट्टी का बना हुआ हूँ। मेरे को आप किसी भी पर्टिकुलर क्लास में, हाँ ये तो नहीं बोलूँगा कि एक क्लास में मेरी कंडीशन वैसी हो जाती, बट मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड क्लास तक जाते जाते अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में 50 बच्चे हैं तो वो 50 बच्चे मेरे से फेमिलियर रहते हैं, वो 14 दिन वेट करते हैं कि ये आएंगे, कोई स्टोरी सुनाएंगे, कुछ मज़े कराएंगे, साथ साथ में पढ़ाई निकालेंगे, चले जाएंगे। बहुत शानदार बात है और अच्छा लगा सुन के। और पता है ये चीज़ें कब आती है, ये मेरे को, मेरा पर्सनल ओपिनियन, ऑल्दो मेरा शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, 10-12 ईयर्स का ही है, और जिनकी ये बात है उनके पास 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस। तो मेरे को ऐसा क्या लगता है कि अपने सब्जेक्ट में जितना डेप्थ होगा आपके पास, आप बच्चों में उतना ज़्यादा घुस पाओगे। आपके आपके मन में ये रहता है क्या पूछेगा, कुछ भी पूछ लो, अपडेटेड से अपडेटेड, ओल्ड से ओल्ड, सब कर रखा है, सब बता सकता हूँ। और जब ये वाली क्वालिटी अंदर रहेगी ना, तब आपके अपने आप ही स्टोरी निकलेंगे, शेर व शायरी निकलेगा, कहानी निकलेगा, अम्यूजमेंट निकलेगा, सब निकलते रहता है। सो ब्रो, इफ समबडी इज़ देयर जो लगातार कंप्लेनिंग जोन में रहते हैं, थोड़ा सा काम करिए, काम करने से सब होता है, ऐसा सुनते हैं अपन रोज रोज। क्या लिखा है,
A class starts at 11 AM, lasts till 2:27 PM. अच्छा, ये शुरू कितने बजे होता है? 11 पे, और बंद कितने पे होता है? 2:20. तो कितने घंटे हो गए? अच्छा, इसमें जो टाइम हो गया वो 3 hours और 27 मिनट, 11 से 12, 12 से 2 घंटे हो गए, 3 घंटे 27 मिनट. 4 periods of equal distance duration are held during this interval. मतलब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. After every period, a rest of 5 minutes is given to the student. अच्छा, एवरी पीरियड 5 मिनट्स का दिया गया, तो कितने मिनट्स निकल गए इसमें से? कितने निकल गए? हर पीरियड के बाद दिया जाता है, चारों पीरियड के बाद दिया जाएगा क्या? नहीं, चौथा पीरियड तो कंप्लीट होते ही खत्म हो जाना है. तो कितने ब्रेक मिलेंगे? 3 ब्रेक मिलेंगे. पहले के बाद, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, चौथे के बाद क्लास खत्म. डन. तो कितना हो गया? 3 into 5 इक्वल टू 15 मिनट्स का गैप मिला. 15 मिनट्स माइनस कर दे तो 3 hours 12 मिनट्स. इसका मतलब ये 3 hours को 60 से मल्टीप्लाई करो तो 180. तो 180 और प्लस 12, इसका मतलब टोटल कितने का है? 192 मिनट की क्लास है. इसको किससे डिवाइड करना है? 4 से. क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, है ना. बचा कितना? 3 32 4 8 जा 32. आंसर क्या हो जाएगा? 48. अच्छा, एक क्लास में मैंने ये क्वेश्चन अभी करवाया. ज़्यादातर बच्चों की गलती कहाँ हुई वो सुनो. उन्होंने हर चारों क्लास के बाद ब्रेक लगा दिया. कितनी बार? 4 बार. अरे नहीं रे बेवकूफ़ों, कितनी बार होगा? 3 ही बार. चौथे क्लास के बाद तो छुट्टी हो जाती है ना. अपन ब्रेक का इंतजार है. हम ऐसा बोले कि देखो ये चौथा क्लास खत्म हो गया है, फिर 5 मिनट का ब्रेक है तुम्हारा, फिर छुट्टी होगी. ऐसा होता है क्या? नहीं ना, लॉजिकली. तो आंसर क्या आ जाएगा? आपको पता है क्या आ जाएगा? 48 मिनट्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? 4 फ्रेंड्स ABCD नीड टू क्रॉस अ ब्रिज. चलो वो करना चाहते हैं तो करा देते हैं. अ मैक्सिमम ऑफ 2 पर्सन क्रॉस इट. ये तो बचपन में अपन खेल खेला करते थे. एक नदी है, उस नदी के चारों कोने पे 4 मंदिर है. चारों मंदिर पे फ्लावर आप जाओगे, पानी में डालोगे तो डबल हो जाएगा. उस फ्लावर का हाफ आप मंदिर में रख दो और ऐसा कैलकुलेशन करो कि लास्ट मंदिर में उतने फ्लावर डले जितने फर्स्ट में डले हो. ऐसा कुछ कैलकुलेशन होता था. वैसे ही कुछ लग रहा है मेरे को ये, है ना. मैक्सिमम ऑफ 2, एक बार में 2 ही लोग जा सकते थे. इट इज़ नाइट एंड दे है लो, रात है मतलब उनको लैंप भी चाहिए. अब समझो लैंप भी एक ही है ना. अब करेगा कैसे? 2 पर्सन जाएगा लैंप लेके, उसमें से एक लौट के आएगा, फिर वो 2 के साथ जाएगा, फिर एक लौट के आएगा, और फिर वो तीसरे के साथ चला जाएगा. चौथे के साथ भी आएगा क्या? अरे नहीं, क्यों? चौथा वो खुद ही तो है, आ जा रहा है. तो लास्ट जो थर्ड ट्रिप में जाएगा उसमें कंप्लीट ही हो जाना है उसका. चल, है ना. अ पेयर मस्ट वॉक टुगेदर एट द स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन से स्पीड. अच्छा, मतलब सबकी स्पीड अलग अलग गिवन है, उसमें से जो स्लोअर पर्सन होगा उसकी स्पीड से जाएगा. लेकिन आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज द पर्सन हैविंग फास्टर स्पीड इन द पेयर विल रिटर्न विद द लैम्प. जो सबसे तेज वाला होगा ना वो सबके साथ जाएगा तो जो स्लोअर वाला होगा उसके साथ. सब ऐसा मान लो, एक 5 किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लो और दूसरा 10 किलोमीटर पर आवर. ये जब चलेगा तो जाएगा तो इसकी स्पीड से, लेकिन लौट के खुद की स्पीड से आएगा, ये कह रहा है. तो बेसिकली अगर आने जाने की बात करें तो जाने में 10 मिनट्स और आने में 5-15 मिनट्स, ये ऐसा लगेगा, ऐसा कुछ है ना. Finally, the lamp has to be returned at the original place and the person who returns the lamp has to cross the bridge again without lamp. अच्छा, finally वो without lamp cross कर जाएगा. The cross the bridge, the time taken by A को 1 मिनट, B को 2 मिनट, C को 7 मिनट और D को 10 मिनट. अच्छा, इसमें फास्टेस्ट कौन सा हो गया? जिसको सबसे कम टाइम लग रहा है कौन है? A है. तो भैया A B के साथ भी जाएगा, B के साथ जाएगा तो 2 मिनट्स लगाएगा और लौट के आने में 1 मिनट लगाएगा क्योंकि फास्टर है. ए सी के साथ भी जाएगा, जाने में 7 मिनट लगाएगा और लौट के आने में 1 मिनट लगाएगा. और ए बेटा डी के साथ भी जाएगा, जाने में 10 मिनट लगाएगा और आने में 1 मिनट लगाएगा. तो कितने हो गए? 11, 8 19 और 3 22. ऐसा ही है क्या? ओए अच्छा, ये लौट के आया, लैंप छोड़ के फिर से भी तो जाना है इसको. तो कितना हो जाएगा? 3 और 8 11 और 10 21 और 2 23. सो द करेक्ट आंसर इज 23. ये मैं आने जाने में इसको भेजा, लौट के आया, भेजा, लौट के आया, भेजा, लौट के आया. लैंप छोड़ के वापस भी तो जाना है, वही तो भूल गया था मैं.
ये तो गड़बड़ी हो जाती। तो टोटल कैम टाइम क्या लगेगा 23 मिनट। ये सच में जो पेपर था 2016 का, लोगों ने ऐसे ही नहीं कहा था कि अच्छे पेपर में से एक था, लिटरली अच्छा था। क्यों? जब आप सीसेट का पेपर दे रहे होते हो ना और मेंटल सेटअप रहता है आईएएस वाला, और तब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जो कम टाइम में बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करना है, तो आपका मेंटल स्टेटस हिल जाता है ना। इन क्लास देयर आर 18 वेरी टॉल बॉयज। 18 जो बॉयज है वो कैसा है? वेरी टॉल। इफ दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज। अच्छा, ये 18 जो है कितना है? 3/4 है। 3 हिस्सा है किसका? 4 हिस्से का, 3 पार्ट है ये। डन। तो एक पार्ट कितना? 3 पार्ट 18 है, तो एक पार्ट क्या निकल जाएगा? 6। इसका मतलब अगर 4 पार्ट्स की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा? 24। 24 हो गए ये आपके क्या? बॉयज। ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, ये 2/3 है, 2 है 3 पार्ट्स में से। इसका मतलब 24 और 12 क्या हो जाएगा? 36। 12 ये 1 पार्ट निकलेगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 36। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 12। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इन क्लास व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स? 12। अच्छा क्वेश्चन था बट सिंपल था, आप इसको इजीली 30 सेकंड्स में कर सकते थे। डन। नेक्स्ट आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रीजनिंग का क्वेश्चन है, शानदार होगा, मजेदार होगा, अपन मजेदार ढंग से करेंगे। इधर ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज और ए इज ओल्डर देन बी। अब सुनो, या तो ए बड़ा है या इक्वल है, दोनों में से कोई एक कंडीशन है। इधर सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज और डी इज ओल्डर देन सी। या तो डी बड़ा है सी से या इक्वल है, एंड बी इज ओल्डर देन सी। ये 100% श्योर है कि ये तो बी जो है वो सी से बड़ा ही है, राइट। अच्छा, बी और डी का रिलेशन निकाल सकते हो क्या? 2 कंडीशन बन सकता है। अगर डी और सी इक्वल होगा तो बी बड़ा हो जाएगा क्योंकि बी सी से बड़ा है, लेकिन अगर डी बड़ा है तो फिर डी और बी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट? ए इज ओल्डर देन बी। ए ओल्डर 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकते, पॉसिबिलिटीज आर देयर। बी एंड डी आर ऑफ द सेम एज नहीं कह सकते। अगर बी और सी, सपोज कर लो इसको मैं 2 अलग पार्ट्स में तोड़ दूं। एक पार्ट्स में ऐसा लिख दूं कि डी बड़ा है सी से, बता ही नहीं सकते। बी भी बड़ा सी से, डी भी बड़ा सी से, बट बी और डी में कौन बड़ा है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। इनइक्वालिटी चैप्टर है बैंकिंग के सिलेबस में, बहुत शानदार है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। और अगर मैं डी और सी को इक्वल कर दूं तो बी बड़ा हो जाएगा, सेम एज के बारे में नहीं बोल सकते। डी इज ओल्डर देन सी 100% तो नहीं बोल सकते। ए इज ओल्डर देन सी 100% बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ए बी से बड़ा होगा तब भी सी से बड़ा, ए बी के इक्वल होगा तब भी सी से बड़ा। क्यों? क्योंकि बी सी से बड़ा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? दिस वन। इनइक्वालिटी का पार्ट है, बेसिक शुरू कराऊंगा जल्दी ही, बहुत शानदार टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आते हैं उसमें। क्या लिखा है? 6 बॉक्सेस। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और आई होप आप इंजॉय करने वाले हो इस क्वेश्चन को, इतना जबरदस्त है ये। क्या लिखा है समझो। लिखा है 6 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ हैव बीन पेंटेड विद 6 डिफरेंट कलर, वायलेट, इंडिगो, अच्छा जो भी कलर है। तो अपने पास 2 वेरिएबल तो ये हो गए, एक क्या? एक बॉक्सेस और ये दूसरे कलर्स हो गए। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नेसेसरली, ईदर केप्ट, नॉट नेसेसरली, अच्छा श्योरिटी से नहीं कह रहा है। ईच बॉक्स कंटेन बॉल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 6 गेम। कौन सा? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल, वॉलीबॉल। अच्छा, कितने हो गए? 6 बॉक्स, 6 कलर एंड 6 डिफरेंट गेम्स के बॉल, है ना। द गोल्फ बॉल इज वायलेट बॉक्स एंड इज नॉट इन द बॉक्स डी। सुनो, एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि देखो भाई ये जो गोल्फ है ना ये वायलेट है, बट इसका रिलेशन डी से तो नहीं है। अच्छा, किससे है ये अपने को नहीं पता, पोजीशन इसमें से कौन होगा नहीं पता, बट ऐसा है। आगे क्या दे दिया? आगे दे दिया है द बॉक्स ए विच कंटेन्स टेनिस बॉल इज ऑरेंज इन कलर एंड इज एक्सट्रीम राइट हैंड। अब सुनो, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 पे किसको देना है? ए को। इसके पास कौन सा है? टेनिस बॉल है। कौन सा? टेनिस बॉल है। और इसके पास कलर कौन सा है? ऑरेंज। ये ऑरेंज पर है और एक्सट्रीम राइट हैंड पे था तो राइट हैंड पे पुट कर दिया, बाकी इधर आपको पुट करना पड़ेगा। तो हमने इस वाले इंफॉर्मेशन का प्रॉपर यूज कर लिया। द हॉकी बॉल इज नीदर इन बॉक्स डी नॉर इन बॉक्स ई। अब सुनो, इसमें हॉकी नहीं है और साथ में ये ई में भी नहीं है।
और ये तो ए में भी नहीं हो सकता, ये हॉकी ए में भी नहीं हो सकता। डन, ठीक है। अब क्या लिखा है, द बॉक्स सी हैविंग क्रिकेट बॉल इज पेंटेड ग्रीन। अब समझो, सी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसके पास कलर कौन सा है, ग्रीन, और गेम कौन सा है, क्रिकेट, लेकिन ये नहीं पता कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है, बट काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई। अच्छा ये बताओ, हॉकी ये बेचारा तो सी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, ई भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन कौन सा है इसके पास, फिलहाल बी और एफ में से कोई एक हॉकी होगा, कौन सा होगा देखेंगे आगे। द हॉकी बॉल इज नीदर इन द बॉक्स पेंटेड ब्लू नॉर इन द बॉक्स पेंटेड येलो। अच्छा, इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये ब्लू में भी नहीं है और येलो में भी नहीं है, ये भी इसके बारे में नेगेटिव, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव है सब नेगेटिव ही पुट कर रहे हैं उसके लिए। डन, आगे चल लेते हैं। उसके बाद द बॉक्स सी इज फिफ्थ फ्रॉम राइट। अब एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये किसका है, सी का है। इसके पास कौन सा है, क्रिकेट है, और कलर कौन सा है, ग्रीन है। ये सारे देखो, ये पता, ये पजल में सबसे अच्छी बात ये रहती है कि कई सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हाँ, एम्बिग्यूअस होता है, लेकिन अगर पेशेंस रखो, जो आपसे उम्मीद की जाती है, आप आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप पेशेंस रखोगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो मैंने क्या बोलता हूँ हमेशा, या तो डायरेक्टली सॉल्व करके पोजीशन पुट करते रहिए, और जो अजम्पशन में उसको यहाँ, जैसे मैंने देखो मैंने सी पुट किया था, मैंने कर लिया उसको, क्लियर हो जाता है। आगे क्या लिखा है, अपन कहाँ तक पहुँच गए थे, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। द बॉक्स सी इज फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड एंड नेक्स्ट टू बी। एक इन्फॉर्मेशन बच्चे ये दे दिया कि ये बी का पड़ोसी है, इसका मतलब बी की पोजीशन बेटा यहाँ भी पॉसिबल है और बी की पोजीशन यहाँ भी, क्योंकि नेक्स्ट है, लेकिन नेक्स्ट में राइट और लेफ्ट की इन्फॉर्मेशन तो नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। क्या लिखा है, द बॉक्स बी कंटेन वॉलीबॉल। अच्छा, वी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दिया बी के बारे में कि इस बी के पास कौन सा है, वॉलीबॉल है। डन, 100% श्योरिटी से हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये जो हॉकी है ये बी के पास भी नहीं है, हॉकी किसके पास हो गया, ये जो बेचारा हॉकी है वो एफ के पास हो गया 100% श्योर। ये मैंने कैसे निकाला, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से। अच्छा, द बॉक्स बी कंटेन वॉलीबॉल, द बॉक्स कंटेनिंग द हॉकी बॉल इज बिटवीन द बॉक्स कंटेनिंग गोल्फ एंड वॉली। अब समझो, ये जो हॉकी है कौन है, ये यहीं आ जाएगा आपका, इसमें ये हमने किसको दे दिया, सॉरी गेम नीचे रखना था, कोई बात नहीं, ये हॉकी है, ये किसके किसके बीच में है, ये कंटेनिंग गोल्फ एंड वॉली के बीच में। इसका मतलब इधर अगर गोल्फ होगा तो इधर वॉलीबॉल, या वाइस वर्सा। और इन सब के बीच में एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि छठा गेम जो भी है फुटबॉल, वो बी के पास पॉसिबल है क्या, नहीं है क्या, नहीं। बी के पास कौन सा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बी के पास क्या रखना है, वॉलीबॉल, लो बी के पास क्या रखोगे, वॉलीबॉल। बी की पोजीशन क्या दे दी, ये यहाँ से बी को हटा दिया, क्यों, क्योंकि उसके पास फुटबॉल नहीं वॉलीबॉल। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, गोल्फ। ठीक है, हॉकी किसके पास है, एफ के पास, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, एफ का। ये पोजीशन किसकी हो गई, बी की। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। डन, और कुछ लिखा है क्या, बी वॉलीबॉल हो गया। आगे लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, which one of the box B contains volleyball, the box containing the hockey ball is between the box containing golf and volleyball। हो गया ये वाला सारी चीज़ें। अच्छा, अब बचा हमारे पास कौन कौन सा नाम बच गया, एक तो बच गया E, और एक बच गया कौन सा, D, और D के पास गोल्फ नहीं है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, E, यहाँ पर कौन आ जाएगा, D। ये क्लियर देखा। आपको क्वेश्चन सॉल्व, जब पजल का सॉल्व कर रहे होते हो, थोड़ा टाइम दिया करें, 2.5-3 मिनट का। बस मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, आपने करना क्या है, अजम्पशन को अलग लिखिए, श्योर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको पुट करिए, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप पजल को ऐसा समझे, लोग कहते हैं टफेस्ट है, मैं कहता हूँ इजीएस्ट है। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी उसमें गिवन होती है, और जिस बेसिस पे आप बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बस ये कि उस टाइम पे अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी भी दिक्कत हो, पेशेंस नहीं लूज करना। क्या पूछा है इसमें, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेनिंग द गोल्फ बॉल। अब आपको पता है कौन सा गोल्फ बॉल, क्योंकि हमारे पास 6 के 6 एजम्पशंस हमने पुट कर लिए, और 6 का 6 हमने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। ये लीजिए नेक्स्ट, A daily train is to be introduced between station
ए एंड स्टेशन बी स्टार्टिंग फ्रॉम ईच एट 6 AM। अच्छा, ए से चले बी की तरफ, बी से चले ए की तरफ, ये भी 6 AM पे चलेगा और ये भी 6 AM पर चलेगा। और ये जो जर्नी है यहाँ से यहाँ तक चलने की, ये दोनों ट्रेन को कितने आवर्स लगने हैं? 42 आवर्स। What is the number of trains needed in order to maintain the shuttle service? यानी कि एवरी डे एक ट्रेन चाहिए ही चाहिए, है ना। अच्छा एक बात बताओ, 24 घंटे यानी कि ये जो करना है अपने को, ये 24 घंटे चल लिया, ये 24 घंटे चल लिया, बट बेटा ये दोनों तो बीच में ही रहेगा क्योंकि आर तो जर्नी 42 आवर्स की है। मतलब दोनों ट्रेन अगर मिड टाइम पे हो गया तो नेक्स्ट डे के लिए तो ट्रेन ही नहीं है। इसका मतलब हमें नेक्स्ट डे यहाँ पर सेकेंड ट्रेन इधर भी चाहिए होगा और सेकेंड डे इधर भी चाहिए होगा, है ना। तो एक ट्रेन यहाँ फर्स्ट डे, एक ट्रेन यहाँ सेकेंड डे, 2 ट्रेन, और यहाँ पर भी फर्स्ट और फोर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 ट्रेन। क्यों? क्योंकि आवर्स जो है वो 24 आवर्स से बड़ा है जर्नी का, तो दोनों इन बिटवीन हो जाएगा, तो हमें 2 एक्स्ट्रा ट्रेन की ज़रूरत हो जाएगी जो दोबारा शुरू हो सके। अच्छा, दोबारा जब शुरू होगा ट्रेन और जब वो जर्नी अपनी कंप्लीट करेगा, तब तक दूसरे वाला वहाँ 24 घंटे, 42 में से 24 चला गया, कितना बच जाएगा भाई? 18 घंटे। मतलब वो 6 घंटे पहले उधर पहुँच गया रहेगा। हाँ, अपने रेलवे वाली कंडीशन में हो तो बहुत सारे सफ़र में तो ऐसा होता है कि हमें हमारे ट्रेन की खबर तब मिलती है जब ट्रेन हमारी स्टेशन से निकल जाती है। ऐसा ही हुआ अभी हमारी एक मैडम है, जा रही थी किसी स्टेशन पे, अपने घर, रेलवे स्टेशन पहुंच गई। पहले पता चला 9:43 में आ रही ट्रेन, 9:43 में फिर पता चला कुछ एरर है, 9 बजे आ गई। हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच ही नहीं पाए, ट्रेन ही निकल गई। समस्या क्या लिखा? अ पर्सन क्लेम्स अ हिल इन अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, किसी पर्टिकुलर पोजिशन से वो नॉर्थ ईस्ट में चलता है, नॉर्थ ईस्ट, एंड रीचेज पॉइंट ए आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। 5 नॉर्थ ईस्ट पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट हमने ये ले लिया। ऑलराइट, देन फ्रॉम द पॉइंट ए ही मूव्स पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, फिर यहाँ से नॉर्थ वेस्ट, बेटा ये ध्यान रखना, ये 90 डिग्री वाला एंगल बन रहा है, मतलब पाइथागोरस का यूज हो सकता है। और ये कितना है? 12। तो अब आपसे ये पूछ लिया गया कि ये जो h बन रहा है, ये h कितना है? आपको पता ही है एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक आपको गिवन है 5, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर? 25, और कितना हो जाएगा? 144। अगर इसको ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 169। इसका फाइनल निकालोगे क्या हो जाएगा? 13, और 13 किस में गिवन है? ऑप्शन बी में। डन। चलिए जल्दी ही हम ख़त्म करने वाले हैं इसको। दोबारा आ गया वही क्वेश्चन 53। क्या लिखा है? लिखा है ऐसा कुछ कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम। अच्छा, ऐसा मान लो बॉटम से फर्स्ट स्टेप पर है। इफ ही हैज टू क्लिम 4 मोर स्टेप टू रीच एग्जैक्टली इन द मिडल। 4 मोर, 1 2 3 और 4 मोर, यानी 4th पे अगर पहुंच गया तो एग्जैक्टली मिडल। अब समझो ये जो एग्जैक्टली मिडल का टर्म है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जैक्टली मिडल की बात करते तो ये इंपॉर्टेंट होता। क्यों? एग्जैक्टली मिडिल के लिए ना आपके पास नंबर ऑड होना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? सपोज करो आपके पास ये 5 है, ये पर्सन एग्जैक्टली मिडिल है, मतलब उसके लेफ्ट में जितने उसके राइट में उतने। अब अगर ये बंदा एग्जैक्टली मिडिल पे, इसके नीचे 4 है तो इसके ऊपर भी कितने होंगे? 4। तो 4 4 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। आंसर कौन सा हो जाएगा? 9। बहुत सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या पूछ रहा है। कंसीडर द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द। अच्छा जी, फिर से रीजनिंग का पजलस फॉर्म है। आंसर द व्हेन 3 फ्रेंड्स ABC इट वाज फाउंड दैट ईच ऑफ देम वोर एन आउटर गारमेंट। अच्छा, एक एक आउटर गारमेंट सबने पहन रखा है, डिफरेंट कलर इन रैंडम। अच्छा, किसी के पास जैकेट होगा, किसी पे स्वेटर एंड किसी पे टाई। कलर होगा ब्लू वाइट एंड ब्लैक। देयर सरनेम इज रैंडम, रिबिएरो, कुमार एंड सिंह। ओके, नीदर बी नॉर रिबिएरो वोर अ वाइट स्वेटर। अच्छा, इस बी और रिबिएरो के पास वाइट तो नहीं है। सी वोर अ टाई। सी के बारे में सरनेम तो नहीं गिवन है, लेकिन टाई गिवन है। कलर कौन सा है वो गिवन नहीं है। 4 वेरिएबल है। अच्छा,
अब क्या लिखा है, सिंग्स गारमेंट वॉज नॉट वाइट। सिंह जो है उसका गारमेंट वाइट नहीं है। अब एक बात बताओ, एक बात को ऐसा मान लो कि अगर सी ही सिंग्स है तो टाई वाइट नहीं होगा, लेकिन क्या सी सिंह है, ये आगे पता चलेगा। कुमार डज नॉट वियर अ जैकेट, कुमार के पास जैकेट नहीं है। अभी ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कुमार ही सी हो और उसके पास टाई हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटी। आगे देख लीजिए, रिबीरो डज नॉट लाइक टू वियर द ब्लैक कलर, ये जो रिबीरो है ना इसको ब्लैक कलर पसंद नहीं है। Each of the friends wore only one outer garment of only one color. चलो, अब इतनी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली, जो डायरेक्ट गिवन था एक था, बाकी अजम्पशन। अब क्या लिखा है, नीदर बी नॉर रिबेरो वोर अ वाइट स्वेटर। अच्छा, बी को भी वाइट स्वेटर नहीं है और रिबेरो को भी वाइट स्वेटर नहीं। पर्सन कितने हैं, 3। सी को तो टाई मिल गया, बी के पास स्वेटर नहीं है। तो एक बात बताओ, क्या इस बी को अपन जैकेट दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। क्या वो जैकेट वाइट कलर का ना हो ये मेंशन कर दें? हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा लिख दिया सी बी, तो बचा हमारे पास कौन सा, ए को क्या देना पड़ेगा, स्वेटर। क्यों, 3 ही लोग हैं और 3 अलग अलग चीज पहन रहे हैं, किस कलर का नहीं पता। अच्छा, क्या लिखा है, नीदर बी नॉर रिबेरो वोर अ वाइट स्वेटर। अब समझो, बी सॉरी जो रिबेरो है उसकी पोजीशन कैसे अपन इसे चेकआउट कर सकते हैं। स्वेटर रिबेरो नहीं पहनेगा, मतलब इस पे तो नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब रिबेरो की पोजीशन कहाँ पॉसिबल हो गया, एक तो ए सी के पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि रिबेरो को पसंद नहीं है। तो अपने पास क्या सी रिबेरो पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। फिलहाल इसकी अजम्पशन अपन पुट कर सकते हैं कि बेटा ये जो है ना ये रिबेरो हो सकता है। सिंग्स गारमेंट वाज नॉट वाइट। अच्छा, सिंह का वाइट नहीं है, तो सिंह की पोजीशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है? सिंह ऊपर एलिमिनेट हो गया, इस वाले पे क्या सिंह की पोजीशन यहाँ पॉसिबल है? फिलहाल ईदर की कंडीशन है, बी और ए में, कहाँ पर होगा ये देखना पड़ेगा। कुमार डज नॉट वियर अ जैकेट, बस हो गया क्लियर, यहाँ पे सिंह आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, कुमार आ गया। रिबीरो डज नॉट लाइक टू वियर द ब्लैक कलर, इसका ब्लैक नहीं है तो इसके पास क्या हो जाएगा, ब्लू। इसके पास क्या हो जाएगा, ब्लैक। और इसके पास क्या हो जाएगा, वाइट। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ए बी इज अ वर्टिकल ट्रंक ह्यूज ट्री विद ए बीइंग द पॉइंट वेयर द बेस, अच्छा ए बेस पर है। ड्यू टू अ साइक्लोन द ट्रंक हैज बीन ब्रोकन एट सी, सी से टूट गया वो, ऑल्दो था ए बी ऊपर रहा होगा लेकिन बीच से टूट गया सी से। एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर, ये 12 मीटर। ब्रोकन पार्ट इज पार्शियली अटैच टू वर्टिकल पोर्शन ऑफ द ट्रंक एट सी, अच्छा यहाँ से कनेक्टेड है। एंड द एंड ब्रोकन पार्ट बी टच द ग्राउंड, यहाँ एट डी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स, इसका डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर्स। देन द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्रंक इज, तो बेसिकली हमें ये वाली हाइट पता करनी है ना, ये इसके और इसके इक्वल हो जाएगा। बहुत सिंपल, ये कितना है 12 स्क्वायर, ये कितना है 5 स्क्वायर, 144 प्लस 5 169, ये कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस 12 क्या हो जाएगा 25। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है। A cube has all its faces painted with different colors. It is cut into smaller cubes of equal size such that the side of the small cube is 1/4 of the big cube. Okay, मतलब 4 का पार्ट है। The number of small cube with only one of the sides painted is, सुनो सबसे पहले इस वर्ड से मेंटेन कर लीजिए, 4th द बिग क्यूब। मैंने आपको बताया था कि अगर x इक्वल टू 4 हो जाएगा तो x क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। तो बड़े क्यूब को छोटे टुकड़ों में कितने में तब्दील किया गया, 64। डन, ये बता रखा है, चैप्टर हमने पूरा पढ़ा है। अब मैंने आपसे यहाँ पे क्या पूछा, ओनली वन फेस, ओनली वन फेस। ओनली वन फेस के लिए मैंने आपको एक बात कही थी, क्या कही थी, आप इसको बोलते हो सेंट्रल क्यूब। क्या बोलते हो, सेंट्रल क्यूब। निकालते कैसे हो, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू एक्स क्या है 4, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 2 जब 4 हो जाएगा है ना इसका, तो 6 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24।
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसमें आपसे पूछ ले दो साइड से मिडिल क्यूब 12 इंटू एक्स माइनस 2, किसी भी साइड से नहीं, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, 0 साइड, और अगर 3 साइड से तो कॉर्नर ऑलवेज कितना होता है 8। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बस खत्म करेंगे। अकॉर्डिंग टू अ मिलिट्री सिस्टम एंड नियर इज, ओके, सिर्फ पोजीशन का इंटरचेंज किया गया लेटर का, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है, बहुत सिंपल सा है। फ्रैक्शन कैसे लिखोगे? अच्छा, ये जो सिस्टम है इसमें एस वाई एस की पोजीशन चेंज की गई और इसकी चेंज की गई, तो कितने हैं 8। क्या लिखोगे? CARFNOIT, चेक कर लो, NOIT, क्या ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है? हाँ है, छोड़ो, बहुत सिंपल सा है। फोर डिजिट नंबर मैथ्स का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 2016 का। क्या कह रहा है? इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट विद द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। अच्छा, 60 में गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो है 2:1 का, गर्ल्स एंड बॉयज का। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 40 एंड 20। ये तो आपको पता ही होगा, इतना तो कर ही सकते हो। इफ देर आर, ओके, कमल अ बॉय रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप। अब समझो, ये जो टॉप से पोजीशन है ये कमल की है और कितनी है? 17। टोटल कितने? 60 में। इसके पहले कितने हो जाएंगे? 16। इसके बाद कितने हो जाएंगे? 43। डन। ये बेसिक है, इतना आपको पुट करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है? इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, इसके पहले अगर 9 लड़कियां हैं, इस 16 में से अगर कितनी लड़कियां हैं? 9, तो बॉयज कितने हो गए? 7। ठीक है। देन कमल द नंबर ऑफ बॉयज इन रैंक आफ्टर हिम, तो इसके बाद कितने? टोटल बॉयज कितने अपने पास? 20। कमल तक आते आते कितने बॉयज खत्म हो गए? 7 और 1 8, तो इसमें से कितने बॉयज बच जाएंगे? 12। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 12। डन। समझ आया? आया ही होगा, बहुत सिंपल है, ऑर्डर रैंकिंग का पार्ट है और ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी।